आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें कुछ हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया हुआ था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको ये बताया गया था कि चैप्टर का नाम था मैटर इज इन आवर सराउंडिंग। मैटर इज आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था क्लास 9th यूपी एंड सीबीएसई दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आस पास के पदार्थ, आस पास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैटर क्या है, आवर सराउंडिंग क्या है, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर की डिफिनेशंस क्या होती है, इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, इसके स्टेट क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहली टॉपिक क्या होगी। पहली टॉपिक थी मैटर किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैटर क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैटर की प्रॉपर्टी मींस मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहाँ कहेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरी टॉपिक हमारी इसमें होगी कि स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर टॉपिक वी हैव अंडरस्टूड अबाउट। हम इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्या है टॉपिक? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। सो डियर स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है हिंदी में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि कैसे किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो ढेर सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इस टॉपिक को नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करेंगे थोड़ा सा, आज की वीडियो में कम समय और ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि आज सबसे पहले समझना यह है कि किसी भी सॉलिड स्टेट को कैसे लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है। बच्चे ध्यान रखेंगे, पदार्थ की अवस्था में चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक चीज सॉलिड स्टेट में है। देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड। अब सॉलिड से वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और फिर से डियर स्टूडेंट ये लिक्विड स्टेट, लिक्विड के बाद यहाँ पे फिर फाइनली ये गैसीय स्टेट में जाएगा, गैसीय स्टेट में जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये यदि सॉलिड स्टेट में है, सो सॉलिड स्टेट में
सॉलिड स्टेट से किसी भी पदार्थ को अगर हम लिक्विड स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें इसको टेम्परेचर देना होगा, टेम्परेचर देना होगा। डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर जितना ज्यादा हम बढ़ाते हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड स्टेट का मतलब होता है कि उसके अवयवी कण बहुत स्ट्रांग फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल से, अंतराणविक बल से बंधे होते हैं। और जैसे ही हम उसको हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और उनके बॉन्डेड टूटते हैं। सो डियर स्टूडेंट, उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है और उसमें एक नए गुण का जो है प्रवेश हो जाता है, समावेश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। इट मीन्स बहाव का गुण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चेंज दिस मैटर ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। हाउ डज, डियर स्टूडेंट यहां नोट करेंगे कि हाउ डज मैटर कैन बी चेंज solid into liquid, so dear student, solid into liquid, ये हमारे पास सॉलिड मैटर है। हम लोग देखेंगे एक तरफ हमारे पास सॉलिड है, दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट लिक्विड। सॉलिड स्टेट में मैटर का शेप इस तरीके से होता है। सॉलिड स्टेट में जनरली हम कह सकते हैं कि मैटर का स्टेट इस तरीके से होता है। लिक्विड स्टेट में देखेंगे डियर स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में मैटर इस स्टेट में होता है। इससे हम पता कर पाएंगे कि ये पूरी तरीके से एक दूसरे से क्लोज्ड है, जबकि लिक्विड स्टेट में मैटर की अवस्था ये होती है डियर स्टूडेंट। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ। ये इसके अवयवी कण है, इनके बीच की दूरी थोड़ी सी होती है, परंतु उतना क्लोज्ड ये नहीं होते जितना सॉलिड स्टेट में होता है। डियर स्टूडेंट, ये लिक्विड स्टेट हो गया। अब आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे कि इसका शेप, साइज, वॉल्यूम, ये तीनों क्या है डियर स्टूडेंट? फिक्स्ड। तीनों क्या है? फिक्स्ड, निश्चित। ये तीनों निश्चित है। इसमें देखा जाए डियर स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, बट इसका शेप और साइज डियर स्टूडेंट ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होते, ये फिक्स्ड नहीं होते। सो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इस सॉलिड स्टेट को गैसेस लिक्विड स्टेट में कैसे ले जाते हैं? जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, यहाँ नोट करेंगे स्टूडेंट, नोट में लिखेंगे कि जैसे जैसे किसी भी ठोस पदार्थ को सॉरी डियर स्टूडेंट, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वह पदार्थ
वह पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये आप नोट करेंगे, इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सीखा डियर स्टूडेंट, अभी हमने सीखा कि किसी भी पदार्थ को जब हम उसको हीटअप करते हैं, तापमान देते हैं, तो वो ठोस अवस्था से धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट, अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब द्रव पदार्थ को और भी धीरे धीरे गर्म करते चले जाएंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो सभी गैस अवस्था में हो जाएगा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट, उसी सब्सटेंस को अगर हम कूल करें, ठंडा करें, तो डियर स्टूडेंट वो फिर से किसमें आ जाता है, फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और फाइनली फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और फिर से गैस स्टेट में। ये स्टेट का जो है किसी भी पदार्थ का स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है डियर स्टूडेंट। फिर आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे, ये तो रहा कि कैसे किसी भी पदार्थ की अवस्था में चेंजेस आ जाता है, कैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, कैसे लिक्विड से गैसेस हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे इस वीडियो में कि कोई भी पदार्थ, जैसे कोई एलिमेंट है, डियर स्टूडेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब हम लोगों ने सीखा था कि कल, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके साथ साथ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सो डियर स्टूडेंट 10 एलिमेंट हमने लिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब हम इसमें से सभी एलिमेंट, सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। सो डियर स्टूडेंट, अब इनकी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये भी आपको बताया गया था। एक छोटे से वीडियो में मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हुआ था कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। फिर से आज हम लोग उसी पे ट्राई करेंगे। सभी बच्चों को समझ आना चाहिए, सभी बच्चों को ये हल करना आना चाहिए, संयोजकता कैसे निकाली जाती है वो पता होना चाहिए। तभी हम लोग बना पाएंगे सूत्र कि कैसे किसी भी दो तत्वों को मिला करके केमिकल कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर सोडियम रिएक्ट करता है बोरॉन से, सॉरी डियर स्टूडेंट, when sodium react with chlorine, डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एक मेटल है जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब सोडियम मेटल है और इस मेटल पे, सोडियम मेटल पे आयन कितना होता है 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये 1 रहता है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो होती है -1। डियर स्टूडेंट प्लस और माइनस, सोडियम पे +1 लिखा जाता है, क्लोरीन पे -1 लिखा जाता है। प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करना है। फाइनली आप देखेंगे कि आपको जो नया कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा ये क्या है, आपका सोडियम है ये, और डियर स्टूडेंट ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। सो सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अभी आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे एक एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है।
डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। जब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर से 3p1 आएगा, जो जोड़ेंगे 2 2 4 6 4 10 12 और 1 13। इसका मतलब है कि तीसरे लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने कहा कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। सो डियर स्टूडेंट जब भी किसी भी एलिमेंट की संयोजकता 1 2 3 होती है, 1 2 3 होती है तो वो पॉजिटिव होती है। इस बात को ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि कभी भी किसी भी तत्व की यदि संयोजकता 1 2 3 है, इट मीन्स यदि उसके बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव होता है और आवश्यक है, यह अति आवश्यक है कि वो मेटल होता है, वो धातु होता है। डियर स्टूडेंट जब किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उस पे उतना ही नेगेटिव चार्जेज होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे मेरी बात को कि जब भी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको 8 में से घटाया जाता है और उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और वो अति आवश्यक है कि वो नॉन मेटल होता है, वो अधातु होता है। अब यहाँ हमने आपको बताया कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। वैलेंसी कभी प्लस या माइनस में नहीं काउंट की जाती है, वैलेंसी कभी प्लस या माइनस में नहीं काउंट की जाती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 8। बिकॉज ये इस पे -1 होता है और उस पे +3 होता है, तो अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ये फाइनली बनेगा क्या? AlCl3। इट मीन्स एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसे क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके। सो अब हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे कि जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से। सो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अभी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है? इसकी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है? आपको पता होना चाहिए। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आप देखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 4 10 2 12 हो चुका है, 12 हो चुका है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब आपको पता करना है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बच्चों 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कैसे? आइए पता करते हैं। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p। फाइनली कितना होगा? डियर स्टूडेंट बताएंगे फाइनली कितना होगा? 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये सॉरी डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आई एम रियली सॉरी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 1s2 2s2 2p, यहाँ पे क्या होगा? 2p4। इट मीन्स इसके बाहरी कक्षा में आप देख रहे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे? हमने अभी बताया कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से घटाते हैं और जो आता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे यदि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आया है तो हम क्या करेंगे? 8 - 6 ओवरऑल क्या आएगा? डियर स्टूडेंट ओवरऑल आएगा 2। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। लेकिन इस पे आयन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। उसका आयन कितना होता है? वो पॉजिटिव होता है। सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा MgO
ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से दो को दोनों में कॉमन ले लिया गया है। आप यहां कर सकते हैं ये 2 MgO, यहां पे भी आप 2 लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को, और यहां भी। तो आपने देखा कि इसका क्या है, ये बैलेंस हो चुका है अब ये इक्वेशन। अगला भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक एटम है, हमारे पास जिंक आ गया। एक एटम क्या है? जिंक है। when zinc react with chlorine, when zinc react with chlorine, अब आप देखेंगे कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब जिंक की वैलेंसी क्या होता है। जब तक हम इसकी वैलेंसी नहीं निकाल लेते हैं, जब तक हम इस पे आयन नहीं निकाल लेते हैं, तब तक हम इसका फार्मूला बना ही नहीं सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। डियर स्टूडेंट, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। आप में से सबको पता हो गया होगा अब कि कैसे किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जाए। अभी आप यहाँ देखेंगे कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। तो आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या होगा आपसे फाइनली 1s2 2s2। इस तरीके से आप निकालेंगे। फाइनली आप देखेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 2। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। चूंकि डियर स्टूडेंट जिंक के बाहरी कक्षा में इट मीन्स द आउटर मोस्ट शेल ऑफ जिंक इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई the zinc has 2 valency, it means it has 2 valency. So now you will have to write at here 2 and chlorine 1. So now what will you get? You have to multiply 1 to the here and 2 you have to multiply is here. So what will you get now? Now you will get here ZnCl2, it means zinc chloride. ZnCl2, it means zinc chloride. Now you will have to balance it. So write here 2 and now you will look at the balance. This equation is already been balanced now. Okay dear student, so जल्दी आप इसे आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। Pause the videos and note it soon please. Okay, अब हम लोग इसमें आगे फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे और आज फिर से अपने एक ट्रिक के माध्यम से ये भी जानेंगे कि कैसे किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है, कैसे किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। सो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया हुआ था कि कक्षा पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं और फाइनली 8वीं कक्षा यहाँ पे है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि पहली कक्षा में केवल एक यस ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यस, यहाँ पे लिखेंगे भी यस, यहाँ पर भी लिखेंगे यस 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 और यस। और फिर दूसरी कक्षा में 2 ऑर्बिटल होते हैं, यस के साथ पी भी होता है, तो 3 में भी और इसी तरीके से 4 में भी 4 कक्षा होती है, 5 में भी डियर स्टूडेंट 4 कक्षा ही होती है, 5 में भी 4 कक्षा होती है, 6 में डियर स्टूडेंट 2 ही कक्षा होती है, सॉरी 3 होती है और 7 में 2 ही होता है, 8 में फाइनली 1 ही होता है। आपने देखा कि यहाँ सब यस 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 है, यहाँ पे लिखेंगे पी पी पी, सब में पी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी, सब में डी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यफ, सब में यफ लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो यस ऑर्बिटल होता है, उसमें मात्र एक ऑर्बिट होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2। डियर स्टूडेंट, यस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिट होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। और पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होती है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 6। अब आप समझ चुके होंगे, तो फाइनली आप यहाँ देखेंगे कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट होती है और चूंकि 5 ऑर्बिट होती है तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से 5 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे 10, सब में लिखेंगे 10 और फाइनली आप ध्यान से देखेंगे तो ये यफ ऑर्बिटल बचा हुआ है और यफ
ऑर्बिटल का मतलब ये है कि इसमें टोटल 7 ऑर्बिट होती है, और यदि 7 ऑर्बिट है डियर स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7 2 जा 14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 14। अब क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, दूसरे में केवल 2 लिखेंगे, फिर तीसरे में 3 को 3 बार लिखेंगे, चौथे में 4 को 4 बार लिखेंगे, पांचवें में 5 को 4 बार ही लिखेंगे। अब यहाँ से कम करना शुरू करेंगे, छठे में 6 को 3 बार लिखेंगे, सातवें में 7 को 2 बार लिखेंगे, आठवें में 8 को 1 बार लिखा गया है वही रहेगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब पहली लाइन को एक बार ऐसे काटना है सिंगल, और दूसरी को भी एक बार ऐसे काटना है। इट मीन्स 2 बार एक ऑर्बिटल को काटेंगे, फिर 2 बार 2 ऑर्बिटल को काटेंगे इस तरीके से डियर स्टूडेंट, फिर 2 ही बार 3 ऑर्बिटल को काटेंगे ऐसे। दिख रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। फिर फाइनली 4 ऑर्बिटल्स को 2 बार काटेंगे इस तरीके से, आप देख रहे होंगे ये कट गया। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेल और ये क्या है हेड। तो एक के हेड को दूसरे के टेल में मिलाना है, पहले के हेड को दूसरे के टेल में मिला देना है। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा सा ट्रिक तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े तत्व का, बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर के तत्व की संयोजकता आप निकाल सकते हैं। जैसे अब उदाहरण लेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसकी वैलेंसी होती है 3। अब कैसे पता करेंगे आपकी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो यहाँ से जब भी शुरू करेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहीं से करेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। पहले आया हमको 1s2 मिला है, पहले मिला क्या है 1s2, उसके बाद क्या मिला है डियर स्टूडेंट, उसके बाद मिला है 2s2, तो उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद क्या मिला आप देखेंगे 2p6, तो फिर क्या लिखेंगे 2p6। अब टोटल चूंकि 13 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको गिनते जाएंगे और जब तक 13 ना आए तब तक लिखते जाएंगे। 2 2 4 6 4 10 आ रहा अभी 3 बाकी है, तो 2p6 हो चुका है। फाइनली क्या आएगा 3s2, अभी भी केवल 12 ही हुआ है जबकि 13 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हमें। तो फिर अब क्या करेंगे 3s2 के बाद क्या मिल रहा है डियर स्टूडेंट, 3s2 के बाद देखेंगे 3p, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन भरना बाकी रह गया था इसलिए p में 1 भर देंगे तो हो जाएगा 3p1। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये है पहली कक्षा और ये दोनों 2 है दूसरी कक्षा, और ये देखो ये भी और ये भी तीसरी कक्षा है, तो इन दोनों में मिला के जोड़ेंगे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 और 1 3 आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट इसीलिए मैंने बताया था इसकी संयोजकता क्या होती है 3। अब आपको स्पष्ट समझ आ चुका होगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। कोई बात नहीं है, अभी अगर समझ नहीं आया होगा तो एक दूसरा भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी हुई, तो क्लोरीन, अब सबसे पहले क्या करेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए। इसी वजह से डियर स्टूडेंट मैंने अपने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि एटॉमिक नंबर 1 to 30 वेरी बेसिक, और मैंने उसको एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी सब पूरा लिख दिया हुआ था, उसको मैंने आपको बताया हुआ था। याद करना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ तभी आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। जब उनका एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो उसी के माध्यम से आप उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब आइए इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही एग्जांपल बताया था कि शुरुआत हमेशा यहीं से करेंगे किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना चाहें। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1s2, यहाँ लिखेंगे 1s2 डियर स्टूडेंट 1s2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2s2, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखते चलेंगे 2p6, फिर क्या लिखेंगे 2p6, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो 3s2 डियर स्टूडेंट 3s2, फिर उसके बाद 3p6। एक चीज और मैंने बताई हुई थी, चूंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर है इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसलिए यहाँ पे हम गिनते जाएंगे 2 2 4
6 4 10, 10 2 12 और 6 18। डियर स्टूडेंट भरना 17 ही था, हमने भर दिया 18, तो गलत हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 ही लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 5 17। अब आप देख रहे होंगे कि 17 एटॉमिक नंबर था और 17 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया हुआ है। अब सबसे लास्ट वाला सेल, लास्ट वाली कक्षा कौन है ये पहचानना है। तो डियर स्टूडेंट ये पहली कक्षा है, इसमें 1 लिखा हुआ है, ये दोनों दूसरी कक्षा है क्योंकि दोनों में 2 लिखा हुआ है, ये दोनों तीसरी कक्षा है डियर स्टूडेंट, इसलिए ये दोनों में 3 लिखा हुआ है। तो चूंकि तीसरी कक्षा लास्ट कक्षा है, अब इसमें जोड़ेंगे 2 और 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं डियर स्टूडेंट? 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने पहले ही बता दिया था अभी आपको कि जब किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम 8 में से घटाते हैं और जो संख्या बचती है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। सो डियर स्टूडेंट 8 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? 1। क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? 1। डियर स्टूडेंट एक बार आपको फिर से मैं स्पष्ट करा दूं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो उतना ही संख्या में उसकी संयोजकता कहलाती है और वो पॉजिटिव होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट मींस 99% टाइम वो मेटल होता है, वो मेटल होता है, धातु होता है। परंतु यदि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो उसे हम 8 में से घटाते हैं, 8 में से घटाते हैं और उसके बाद जो संख्या बचती है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। सो डियर स्टूडेंट इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने अभी तत्वों की संयोजकता निकालना सीखा। इस वीडियो में हम लोगों ने तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाए उसको सीखा। आगे की वीडियो में हम लोगों को सीखना है, फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि कैसे किसी भी तत्व की संयोजकता निकालकर कैसे तत्वों के आयन्स निकाले जाते हैं और आयन से कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे यौगिक बनता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे केमिकल चेंजेस, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, आगे के टॉपिक एटम, मॉलिक्यूल्स सब पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे ही इसी ट्रिक के माध्यम से आप एक्सरसाइज करेंगे, अधिक से अधिक जितना ज्यादा हो सके तत्वों की संयोजकता आप निकालिए। जिनमें कहीं मिस्टेक आए, कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछिए। ओके स्टूडेंट।